पॉपुलेशन। रिवीजन करवा लें। पॉपुलेशन की कुछ थ्योरीज मैंने बताई थी, ठीक है। आपको मैंने एक चीज बताया था कि कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुना है? यस मैम। कार्ल मार्क्स कौन थे? इकोनॉमिक्स एक सोशलिस्ट थे और इकोनॉमिक्स थे। कार्ल मार्क्स यूरोप में उन्होंने जो उस टाइम वहाँ के लेबर सेक्टर थे उनको लेके एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है वो 2 क्लास में डिवाइडेड है। सोसाइटी कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? 2 क्लास में। कौन कौन सी क्लास? एक क्लास वो जो अपर है और एक क्लास वो जो लोअर है। उन्होंने कहा कितने क्लासेस हैं? 2 क्लास है, एक अपर और एक लोअर। 2 क्लासेस उन्होंने क्यों बताया? एक क्लास उन्होंने बताया जो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट यानी जो पैसा लगा रहे हैं, यानी पूंजीपति है। वो कौन है? अपर क्लास। अपर क्लास वाले वो कौन है? अपर क्लास वाले जिनके पास क्या है? कैपिटल है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे किससे बात हो रही है? पैसे से बात हो रही है। यहाँ पे किससे बात हो रही है? पैसे से बात हो रही है। और दूसरा वो सेक्टर जो लेबर सेक्टर है। कौन सेक्टर? जो लेबर सेक्टर है। ये दूसरा हो गया, यानी जिसे हम कह सकते हैं लोअर क्लास में आते हैं। इसके अलावा उन्होंने और कोई क्लास नहीं बताई। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लास है। एक क्लास है अपर और एक क्लास है लोअर। तो जो 2 क्लासेस कार्ल मार्क्स ने बताई, तो उसी पे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी, वर्कर बेस्ड थ्योरी जो थी, उन्होंने कहा कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि सोसाइटी में अपर क्लास खत्म हो जाएगी और सिर्फ लोअर क्लास ही बचेगी। उसकी वजह क्या है? मार्केट इकोनॉमिक्स में मैं अगर बात करती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट बात कर लेती हूँ। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक थ्योरी है जिसे हम मार्केट थ्योरी बोलते हैं। जब कभी आपको शेयर मार्केट में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि मार्केट थ्योरी क्या होती है डिटेल में। अभी तो मैं बस बेसिक बात करती हूँ। मार्केट थ्योरी होती है आपकी 3 चीजें इसमें होती हैं, डिमांड, सप्लाई और प्राइस। ये 3 चीजें मार्केट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जो थ्योरी का बेस होती है। मार्केट थ्योरी का ये मैंने पहले भी बताया। एक चीज याद रखिए, जब डिमांड हाई होती है, डिमांड क्या होती है? हाई होती है, सप्लाई कम होती है। वेरी गुड। ये मार्केट की बेसिक थ्योरी है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं। जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, गुड, प्राइस कम हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि जो आम का सीजन होता है, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ तो बेसिक लेवल पे, जैसे आम का सीजन होता है, स्टार्टिंग में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है, तो आम के प्राइस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीजन अब एकदम बीच में कंडीशन, मतलब अच्छी कंडीशन में सीजन आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं? डिमांड, सप्लाई ज्यादा हो जाती है और प्राइस कम हो जाते हैं। यही चीजें हमारी सभी चीजों पर भी वैल्यू रखती है, क्योंकि मार्केट में अगर हम देखते हैं डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस बढ़ जाएंगे, और डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो प्राइस कम हो जाएंगे। ये मार्केट की बेसिक थ्योरी बोली जाती है। और इसी थ्योरी को लेते हुए कार्ल मार्क्स ने अपनी लेबर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप में बिल्कुल यही हो रहा है लेबर्स की सैलरी के साथ। लेकिन यहाँ में उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम वेजेस की हो जाएगी। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस है। एक साथ सब बोलने लगते हो। मैं कह रही सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सैलरी वो होती है जो आपको मंथली मिलती है, और वेजेस वो होती है जो पर डे मिलती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, एक दिन का काम करते हैं, उनको जो पैसा मिलता है वो क्या होती है? वेजेस होती है। और जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर काम कर रहा है तो उसे क्या मिल रहा है? सैलरी। लेबर सेक्टर भी सैलरी पे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेबर्स भी सैलरी पे होते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वेजेस पे होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से वर्कर्स होते हैं जो वेजेस पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं सैलरी से रिलेटेड। वो कहते हैं कि यूरोप में कैपिटलिस्ट ज्यादा है। ये स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स कब की बात बता रहे हैं? स्टार्टिंग में वो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा है।
यूरोप एक हब था। अगर आप को मैंने जब पढ़ाया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, या आगे आप पढ़ोगे इंग्लैंड का रेवोल्यूशन पढ़ोगे, इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंग्लैंड में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक चेंज और क्रांति जिसे कह सकते हो, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का यूज होने लगा था। सबसे पहला इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था वो किस फैक्ट्री को लेके हुआ था? कॉटन। कॉटन जानते हो ना शायद, हाँ मैंने पढ़ाया हो बैक ईयर। अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये जो सबसे बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो रहे थे कहाँ हो रहे थे? यूरोप में हो रहे थे। तो यूरोप एक हब था किस चीज का? ट्रेड का, व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, एक हब बन गया था, सेंटर बन गया था। तो यूरोप में हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ मशीनों के भी बहुत ज्यादा आविष्कार हो रहे थे, वहां पे खोजें हो रही थी, रिसर्च हो रहा था। तो ये सब चीजें यूरोप में होने की वजह से यूरोप में कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा थे जो प्रोडक्शन करना चाहते थे, और वो प्रोडक्शन करके उसे क्या करना चाहते थे? बाहर अच्छी कीमतों पे उसको बेचते और जिससे वो प्रॉफिट कमाते। तो उन्होंने क्या किया? वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट किया। प्रोडक्शन कैसे करेंगे? क्या चाहिए उनको? लेबर चाहिए। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? लैंड पहली चीज, सेकंड चीज कैपिटल, लेबर। ये 3 बेसिक चीजें आपको चाहिए होती हैं जब आप कोई फैक्ट्री शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि लैंड क्यों चाहिए? हवा में तो फैक्ट्री लगाओगे, पैसे चाहिए ही चाहिए मशीनें खरीदने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। फिर बात करते हैं लेबर। लेबर भी चाहिए, काम कैसे करेगा? जो मालिक होगा सिर्फ वही तो काम करेगा नहीं, उसे लेबर चाहिए। तो बात करते हैं कि ये 3 बेसिक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेबर भी है। कार्ल मार्क्स वही चीज यहाँ पे कहते हैं कि जो सैलरी के प्रोसेस होगा स्टार्टिंग में लेबर ये सोचते हैं भाई कि हमारी डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी कार्ल मार्क्स से उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो भाई प्राइस क्या हो गया हमारा? ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे। तो जब प्राइस हमारे ज्यादा हो जाएंगे तो सीधी सी बात है सैलरी उनको बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि उन्होंने ये दिमाग लगा लिया कि जब सैलरी बहुत ज्यादा, लाइट ऑन करो, सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी हमको तो हम क्या कर लें? अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लें। क्योंकि यहाँ पे हैंड टू हैंड थ्योरी है, 2 हाथ है। घर में मैं एक एग्जांपल के थ्रू बोलती हूँ, 10,000 आ रहा है, ठीक? वो सोचते हैं कि अगर हमारे 3 बच्चे या 4 बच्चे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो 3 बच्चे होंगे तो 30,000 उनको मिलेगा, 10,000 मुझे मिलेगा, तो कितना हो गया? 40,000 हो गया। यही थ्योरी लेके वर्कर्स ने पॉपुलेशन वहां की बढ़ा दी। एक वर्कर ने तो ऐसा सोचा नहीं, ऐसे बहुत से वर्कर्स ने सोचा कि हम क्या करते हैं? अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी सैलरी भी बढ़ जाएगी और घर में इनकम ज्यादा आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि एक वर्कर ने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा बहुत से वर्कर्स ने सोच लिया, जिसकी वजह से वर्कर्स बहुत ज्यादा हो गए। यानी कि कह सकते हो डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। तो जो 10,000 मिल रहा था वो 5,000 पे कन्वर्ट हो गया। मैम इससे सीख मिलती है कि कभी कॉपी कैट? इससे सीख ये मिलती है कि बहुत से डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए और बहुत से डिसीजन इन फ्यूचर सोचते हुए लेने चाहिए, फ्यूचर को सोचते हुए लेने चाहिए। जैसे अभी तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो अपना फ्यूचर खुद सोच सकते हो कि क्या होगा, तो इसीलिए अभी पढ़ लो इन फ्यूचर सोचते हुए। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे डिमांड अगर हाई है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ रहे थे, ये उन्होंने शुरू में सोचा। लेकिन बाद में कंडीशन पलट गई, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई और प्राइस कम हो गई। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ऑप्टिमल थ्योरी भी आई है, ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी, पहले भी नाम सुना है? ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है? अब यहाँ पे एक मैटर क्रिएट हो गया रिसोर्स का, रिसोर्सेज, ठीक? रिसोर्सेज का क्या मैटर क्रिएट हो गया? रिसोर्सेज में उन्होंने क्या बताया था? पॉपुलेशन ऑप्टिमल थ्योरी, एक डायग्राम मैंने बताया था इसमें शायद, इसमें मैंने कहा था ये देखो, ये आपका
जिसमें उन्होंने कहा कि एक कंडीशन ऐसी होगी जो बिल्कुल ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब है संतुलित होगी, ना ज्यादा ना कम। जैसे यहाँ भी मैंने रिसोर्स रख दिए, 5.5, यहाँ भी मैंने पॉपुलेशन को रख दिया, यहाँ पे क्या क्या ऊपर रिसोर्स को रख दिया और नीचे पॉपुलेशन को रख दिया। अब मैं कह रही हूँ रिसोर्स बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत ये इतनी सी है, रिसोर्स इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी है। फिर मैं कह रही हूँ रिसोर्स बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये ऑप्टिमल है, ये भी ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स भी बहुत कम और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ऑप्टिमल कंडीशन क्या होगी, जब रिसोर्स और पॉपुलेशन बराबर, जब रिसोर्स भी उतने होंगे, यानी अगर मैं बात करूँ इतने रिसोर्स है तो पॉपुलेशन भी इतनी होनी चाहिए लगभग। तो ये कंडीशन कौन सी है, ऑप्टिमल है। ये कंडीशन किसकी है, ऑप्टिमल, जहाँ पे रिसोर्स भी उतने हैं और पॉपुलेशन भी उतनी है, सेम है। यानी अगर मैं बात करूं पर यूनिट पर पर्सन, एक यूनिट पे एक इंसान है, या अगर मैं कहूं एक यूनिट पे 5 इंसान है तो वो ऑप्टिमल नहीं है, या मैं कहूं 2 यूनिट पे एक इंसान है तो वो भी ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी क्या है, रिसोर्स और पॉपुलेशन, रिसोर्स जितने हैं पॉपुलेशन उतनी है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, डेथ रेट और बर्थ रेट। क्या था डेथ रेट और बर्थ रेट में, हंगर इंडेक्स आया था और मैं अंडर डेवलप और डेवलपिंग एक डायग्राम बनवाया था, Yes, कितने स्टेज बनवाए थे, 3 स्टेज, डेवलप, अंडर कितने स्टेज बनवाए थे, 3 1 2 3, 3 कंट्री बताई थी, कौन कौन सी, अफ्रीका, जापान का, डेवलप, अंडर डेवलप, डेवलप, नॉन डेवलप, डेवलपिंग जो चल रही है, हाँ, डेवलपिंग वो कंट्री जिस रास्ते पर चल रही है, डेवलप जो डेवलप हो चुकी है, अमेरिका, रशिया, जापान, रशिया, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, कोरिया, नहीं, चाइना नहीं है, कोरिया, ठीक। तो ये कंट्री जो डेवलप हो चुकी है। सेकंड डेवलप, अंडर डेवलपिंग जो इंडिया, इस रास्ते पर चल रही है। थर्ड अंडर डेवलप। तो भाई अगर ये अफ्रीकन कंट्री में क्या हुआ, अंडर डेवलप सब अफ्रीकन कंट्री, मैंने कहा था कि आपको जब आप इसमें दिखाओगे ये डेथ रेट है या बर्थ रेट जो भी दिखाना हो, और ये बर्थ रेट है, 2 लाइन दिखाई मैंने, एक डॉट वाली डेथ रेट और एक सीधी जो लाइन है वो है बर्थ रेट। मैं कहती हूँ कि 3 कंट्री समझ जाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाली है, ठीक। तो मैं पहली पे रखती हूँ अंडर डेवलप, पहले पे क्या रखूंगी, उल्टा चलेंगे, हम डेवलप से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले पे क्या रखेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगी कुछ बच्चों को और वो समझ जाएंगे मैं किसको कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, मैं 3 कंट्री की बात कर रही हूँ। एक स्टार्टिंग से जो मैंने स्टार्टिंग बताया डेवलप, फिर डेवलपिंग, फिर अंडर डेवलप। लेकिन हम डायग्राम में बात करेंगे तो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, अंडर डेवलप में स्टार्ट करेंगे। तो अंडर डेवलप में हम देखते हैं कि डेथ रेट भी हाई होता है और बर्थ रेट भी हाई होता है, दोनों सेम। क्यों डेथ रेट हाई होता है, अवेयरनेस नहीं है, वैक्सीन नहीं आ रही है, ठीक है। कोई एक बीमारी अगर हो जा रही है वायरस से रिलेटेड तो पूरा का पूरा शहर या पूरा का पूरा गांव खत्म होता है। ये बहुत पहले की बात है, या उस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे हेल्थ सेक्टर को इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये पहली कंडीशन हो गई, कौन सी, अंडर डेवलप की, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये वो कंडीशन है जहाँ पे डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है। तो इस कंडीशन में डेथ रेट और बर्थ रेट जो दोनों हाई है, इस कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से डेथ रेट बहुत ज्यादा है और अवेयरनेस ना होने की वजह से ही बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लड़कियों की शादी बहुत कम एज में। आपको पता है ना कि लड़कियों की शादी की सही एज क्या है, कितनी, 21। अच्छा हाँ, नया डेटा है। ये क्या कर रहे हो, सॉरी, अभी 18 ही अटके हो। 18 के बाद लड़के और लड़की दोनों की एज 21 पास की गई है। वैसे तो पहले लड़की की एज कितनी होती थी, 18 और लड़के की 21। तो भाई हम तो फंडामेंटल राइट इक्वालिटी में बिलीव करते हैं।
तो लड़की की एज भी चेंज करके 21 कर दी गई। तो अब दोनों की एज 21 के अक्रॉस होगी तभी वो शादी लीगल होगी। वैसे तो लोग करवा ही देते हैं, लेकिन वो शादी लीगल नहीं, वो जबरदस्ती की हुई शादी जिसे कह सकते हो, लेकिन लड़कियां खुशी खुशी भी करती। फाइनली मैं बात कर रही हूँ जिनका कुछ नहीं हो पाता, सोचते हैं पति के पैसे पे ऐश करें। तो डॉट से मैंने दिखाया आपको डेथ रेट और सीधी लाइनर वाली बर्थ रेट। तो डेथ रेट और बर्थ रेट की मैं बात करती हूँ। अंडर डेवलप वो कंट्री जो डेवलपमेंट के लिए सोच भी नहीं रही है, वहाँ पे हेल्थ भी बहुत खराब है और अवेयरनेस का, एजुकेशन का भी। भाई बर्थ रेट हाई होने का मतलब ही है कि एजुकेशन बहुत खराब कंडीशन में, एजुकेशन खराब कंडीशन में, क्योंकि हमें जो एक माइंडसेट है ना, इंडिया में भी आज भी बहुत ये चीजें हाई है, हम भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं पहुंचे हैं। बर्थ रेट हमारे यहाँ भी हाई है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि खानदान को चलाने वाला सिर्फ एक लड़का ही हो सकता है, भले वो खानदान का चिराग खानदान में आगे लगा। भाई हमारे यहाँ इस्लाम में तो है ये कि प्रॉफिट और इस्लाम को चलाने के लिए बीबी फातिमा थी, और यानी कि बेटी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, लेकिन सो और दादियों को कौन समझाए? दादी के लिए पोता इम्पोर्टेंट नहीं, सबकी दादी ऐसी होती है। तुम लोग अच्छी दादी बनोगी तो क्यों? अच्छी दादी बनोगी ना? क्या छोड़ो, जब बनना तो बताना, अगर वहां तक चल पाई तो। एवरेज एज का हाल जान रहे हो तुम लोग, अगर दादी बन पाई, मैं खुद की बात भी कर रही हूँ, अगर मैं खुद भी बन पाई तो एवरेज एज कितनी है? 60 है। गवर्नमेंट ने क्या दिया, शादी 21 में करो। हाँ, तो 21 नौकरी लगते पढ़ते पढ़ाते वैसे ही 30 के हो जाओ, और फिर उसके बाद अभी तो जोड़ों में दर्द रहता है, ठंड लगती है, तो फिर बाद में तो बहुत प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे उम्र गुजरेगी। और पिज्जा बर्गर कब तक चलेगा? दादी वाली तुम्हारी देसी घी खाई होती तो चलता था, अब तुम्हारे टिश्यूज में बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक टहल रही है, तो ज्यादा चल ना पाएगी। छोड़ो, तो बर्थ, चलो टॉपिक पे आते हैं, नहीं तुम लोग के साथ मजा करो तो फिर दिन भर करो। बर्थ रेट डेथ रेट दोनों क्या है? ज्यादा बराबर, यानी कि मैं करूँ बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई। लेकिन सेकंड कंडीशन ऐसी है जो डेवलपिंग है। सेकंड क्या है? डेवलपिंग। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट किस पे काम कर रही है? हेल्थ पे। तो डेथ रेट तो कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट वैसे की वैसी है, यानी मैं कहूँ बर्थ रेट बिल्कुल वैसी है, डेथ रेट कम हो गई। सेकंड स्टेज में डेथ रेट क्या हो गई है? कम हो गई, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। गांव में छोटे छोटे क्लिनिक्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट ने वैक्सीन स्टार्ट करवा दी हैं। जैसे मैं बात करूँ, पहले के टाइम में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी, टीबी, ठीक है, जिसको टीबी होती थी सोचा था बस अब टिकट कटने वाला है। लेकिन आज के टाइम में मैं बात करती हूँ, डॉट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कोई कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ता। 6 महीना आपको इलाज करना होता है, जिसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत सी चीजें हैं, अवेयरनेस है, जागरूकता है जो फैली और लोगों ने उसमें चेंज देखा, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गए। लेकिन बर्थ रेट वैसे की वैसी है कि बेटा चाहिए। वो क्या कहते हैं, बेटी तो सौभाग्य से होती है, लेकिन बेटा कैसे होता है? बेटा ताबीज से, झाड़ फूक से होता है, बाबाओं के चक्कर लगाने से बेटे होते हैं। अब मैं थर्ड स्टेज पे आती हूँ। थर्ड स्टेज सबसे अच्छी स्टेज है, जहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। ये वो कंट्रीज है जो हायर डेवलप्ड है, जिनके पास एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये वो कंडीशन हो गई जहाँ पे डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे डेथ रेट भी क्या है, बहुत कम है, और बर्थ रेट भी बहुत कम है। ये थर्ड स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज वो स्टेज जिसमें डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई। सेकंड स्टेज वो स्टेज जिसमें डेथ रेट क्या है, कम है, लेकिन बर्थ रेट वैसी की वैसी है, क्योंकि बर्थ में अगर हम देख सकते कोई अवेयरनेस एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है हेल्थ में काम कर रही है, जिसकी वजह से डेथ रेट कम है।
थर्ड स्टेज वो जिसमें डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है कि ये कंट्रीज हायर एजुकेटेड है। जैसे मैं बात करूं ब्राजील, मैंने कई बार इसके बारे में बोला, ब्राजील ऐसी कंट्री है जो अडॉप्ट करने में ज्यादा बिलीव करती है। ठीक है, वहां पे जो बच्चे आश्रम वगैरह में, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको वही अडॉप्ट कर लिया जाता है। वहां पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है कि हमारा खून, हमारा डीएनए होना चाहिए। भले अपना डीएनए वाले बाद में ओल्ड एज होम छोड़ दे। समझ में आ गया ना? अब देखो हम जो पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जो मैं पढ़ाऊंगी, टाइम तो अभी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगी मैप के थ्रू। इतना लिख के आपको मैप करना है, इतना लिख पूरा, जैसे आपने मानसून वाला किया था एग्जाम में। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे मैप नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। ठीक, हमारे पास तो बस एक ही हथियार है, नंबर काटने। तो बस वही मैं करूंगी आपके साथ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले मैप में पॉपुलेशन कब लिखना है? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं कब पढ़ा रही हूँ? नशा में हूँ, पॉपुलेशन पढ़ा रही ना। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कहाँ पे हाई है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं बेटा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया के मैप पे आपको दिखाना होगा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ है। तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये थ्योरीज आपको लिखनी होगी। माल्थुसियन छोड़ दीजिए, ठीक, या मैं ये कहती हूँ चलो कार्ल मार्क्स भी छोड़ देते, ठीक। सिर्फ आपको ऑप्टिमल लिखना है मैप में, समझ लीजिए ध्यान से, इसीलिए मैंने आज आप सबको बुलवाया था। ऑप्टिमल आपको लिखना है, और ऑप्टिमल के साथ आपको ये 3 स्टेज वाली थ्योरी विथ मैप, और ऑप्टिमल के साथ ही मैप तो आपको ये डायग्राम बनानी, इतना तो दिमाग में है आपके। इस पे हम रखेंगे रिसोर्स, इस पे रखेंगे पॉपुलेशन। तो अगर रिसोर्स और पॉपुलेशन रखना है तो कहाँ पे ऑप्टिमल है, वो बैलेंस आपको बताना ही बताना है। 5.5 तो ऑप्टिमल ये है, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा ना, ये ना तो ये ऑप्टिमल है ना तो ये ऑप्टिमल है, तो क्रॉस में बनाना नहीं वो मैंने ऐसे बनाया। ऑप्टिमल आपकी ये कंडीशन है, ठीक, समझ में आ रहा है? तो आपको मैप में क्या करना है, मैप के साथ जो मैप में कल तो एग्जाम है आपका, परसों जो आपको मैं मैप पढ़ाऊंगी, उस मैप में मैं जो भी चीजें जहां बताऊंगी कि इंडिया में कहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहाँ पे कम है, क्यों ज्यादा है क्यों कम है, तो हम सिंबल्स बनाएंगे, क्योंकि मैप हमेशा सिंबल्स के थ्रू भरा जाता है। मैप फिल करने की भी स्ट्रैटेजी होती है, समझ में आ रहा है? मैप कैसे फिल किया जाता है, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, हर सिंबल्स अपने जगह पे होते हैं, और कौन सा सिंबल हम कहाँ पे यूज करेंगे और मैप रीडिंग करने में कितनी आसानी होगी, ये होता है कि मैप राइटिंग कैसी हुई है। जितनी अच्छी मैप रीडिंग आप करें उसका मतलब है कि मैप राइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो वो मैं कल बताऊंगी कि आप कौन कौन से सिंबल्स यूज करेंगे। सिंबल्स आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो हम आपको परसों बताएंगे, कल तो पेपर है। तो रिवीजन कर लेते हैं और मैं पूछती चलती हूँ। आपकी ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी किस पे बेस्ड है? रिसोर्स और पॉपुलेशन। ऑप्टिमल थ्योरी किस पे बेस्ड है? रिसोर्स और पॉपुलेशन। जैसे इसमें मैंने डायग्राम बनाया है, इस वाले पे मैंने रखा है, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने रिसोर्स रखा है, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने पॉपुलेशन रखा है। अब देखिए यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा और पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये भी ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल कंडीशन है जहाँ रिसोर्स उतने ही जितनी पॉपुलेशन है, तो ये कंडीशन कौन सी है? ऑप्टिमल। अब मैं आगे बात करती हूँ कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, जो लेबर वर्कर, यहाँ पे जिन्होंने लेबर्स को लेके, वर्कर्स को लेके जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा सोसाइटी कितने क्लास में डिवाइडेड है? दो, अपर और लोअर। अपर में कैपिटलिस्ट आएंगे, यानी जिनके पास पूंजी है, पैसा है, कैपिटल का मतलब पूंजी है यहाँ पे, और दूसरी क्लास में आएंगे लेबर सेक्टर। यहाँ पे उन्होंने मार्केट की बेसिक थ्योरी लगाई है, जो इकोनॉमिक्स की एकदम बेसिक थ्योरी मानी जाती है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज्यादा होंगे, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज्यादा, और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस कम। यही थ्योरी कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी पे लगाई। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लेबर्स की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जैसे जैसे उनकी डिमांड कम होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, उनके प्राइस कम हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है? लेबर्स ने दिमाग लगाया और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली।
किस वजह से बढ़ा ली कि भाई उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैटर बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे तो ये हो गया कि लेबर बहुत ज्यादा हो गई, यानी डिमांड ज्यादा कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो प्राइस कम हो गए। अब यहाँ पे एक थ्योरी मैंने और बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे डेथ रेट हाई होती है और बर्थ रेट भी हाई होती है, वहां पे कंडीशन क्या होती है? अंडर डेवलप की। जब डेथ रेट हाई होती है और बर्थ रेट हाई होती है, वो कंडीशन होती है अंडर डेवलप। डेवलपिंग में डेथ रेट कम होती है, बर्थ रेट वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि अवेयरनेस उतनी ज्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं होती। थर्ड कंडीशन वो होती है जिसमें डेथ रेट भी कम होती है और बर्थ रेट भी कम होती है। ये डेवलप कंट्री, जैसे मैं बात करूं जापान, जर्मनी, इटली, ये वो कंट्रीज आती है। डेवलपिंग में इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, अंडर डेवलप में अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और कैसे स्टेबल हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपकी पूरी थ्योरी ये खत्म हो जाएगी। मैम चाइना भी डेवलपिंग में है? नहीं।